अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां से अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां से के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 यानी अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट हाफ पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं उसका फर्स्ट हाफ पोर्शन। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात थ्री फेज एसी सप्लाई से। थ्री फेज एसी सप्लाई, थ्री फेज इसको क्यों कहते हैं वो हमें अभी पता चल जाएगा। एक एसी सप्लाई जिसमें तीन कॉइल्स जो हैं कनेक्टेड हों। ठीक है, तीन कॉइल्स। तो देख लेते हैं ये तीन कॉइल्स कैसे कनेक्ट होंगी। पहले यहाँ पे देखें, ये एक कॉइल है। ठीक है, और इसी के साथ एक और कॉइल आपके सामने मौजूद है जी। ठीक है, ये दो कॉइल्स हो गई। एक और कॉइल है जो इसी के साथ कनेक्टेड है, ये तीसरी कॉइल। अब चूंकि इसमें तीन कॉइल कनेक्टेड हैं इसलिए इसको थ्री फेज एसी सप्लाई कहते हैं। अब इन तीन कॉइल्स का फंक्शन क्या है और फ़ायदा क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसके पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसको कह देंगे डी, बल्कि ये डी है और एंड वाला जो पॉइंट है वो सी है। तो ये पॉइंट जो है आपके पास पॉइंट सी। तीन कॉइल्स जो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड हों उनको हम कहते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई। ठीक है, कॉइल्स कनेक्टेड, आप कहते हैं थ्री कॉइल्स, कॉइल्स जो कि कितनी है, थ्री, कनेक्टेड एट 120 डिग्री, एट 120 डिग्री फेज डिफरेंस PD आर नोन एज थ्री फेज एसी सप्लाई। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो तीनों कॉइल्स हैं इन तीनों कॉइल्स के अपने अपने स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, अपने अपने इनके स्लिप रिंग्स होते हैं, पेयर। ठीक है, कॉइल ए जो है इसका अपना जो है पेयर ऑफ स्लिप रिंग होगा, कॉइल बी है इसका अपना होगा, और ये जो तीसरी है इसका अपना स्लिप रिंग होगा। ठीक है जी, अब जब इन तीनों कॉइल्स को आप सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो किसी भी टाइम पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, फर्ज कर लें कि अगर एक कॉइल जो है उसका अगर 0 वोल्ट आ रहा है, एक कॉइल जो है उसका वोल्टेज अगर 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, एक का कह रहा हूँ, फर्स्ट का, अगर फर्स्ट पेयर जो है, फर्स्ट पेयर जो स्लिप रिंग का है वो 0 दे रहा है वोल्ट। ठीक है, तो दूसरा जो है उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा पहले के लिहाज से 120 डिग्री पे, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज वो दे रहा होगा। बात कर लें अगर थर्ड की, तो थर्ड जो है इनके लिहाज से क्या होगा, पहले वाले के लिहाज से 240 डिग्री के एंगल पे होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा होगा। इसको हम एक वेव फॉर्म की शक्ल में कैसे शो कर सकते हैं ज़रा देखें। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके सामने एक एसी सप्लाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तीन फेजेस हैं यहाँ पे, थ्री फेज एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। तो फर्ज कर लेते हैं एक ये है। ठीक है, ये इसको कह देते हैं जी ये फेज वन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है जी P1 यानी फेज वन। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। अगर ये फेज वन हो तो जब ये ज़ीरो पे था तो तब कोई और फेज जो है वो कुछ ना कुछ रीडिंग जो है हमारे पास दे रहा होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमें 0 वोल्ट दे रहा हो, वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू दे रहा होगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं तीसरा, ये है P2 यानी फेज नंबर 2, ये दूसरी कॉइल के लिए है। अब इसी टाइम पे जो तीसरी कॉइल होगी वो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रही होगी।
फर्ज कर लेते हैं जी ये तीसरी कॉइल का है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है जी। तो अब देखें, अगर आप गौर करें तो किसी भी टाइम पे तीनों कॉइल्स की वजह से जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें मिल रहा होगा। ये इसका फायदा है। एक कॉइल अगर जीरो पे भी हो तो दूसरे का उसके लिहाज से फेज डिफरेंस 120 होगा और तीसरे का क्या होगा 240 डिग्री। तो इस लिहाज से हमें कभी भी जीरो वोल्ट नहीं मिलेगा, हमें कॉन्टिन्यूस क्या होता जाएगा, पावर सप्लाई मिलती जाएगी। अब हम चंद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा देखें, तवज्जो करें। ये वाली जो चीज़ है इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि ऊपर डायग्राम को क्लियर किया जा सके। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया था आपको जी कि तीन कॉइल हैं, 3 कॉइल्स, और कितने एंगल पे जी, एट 120 डिग्री विद ईच अदर, विद ईच अदर। इन तीनों के दरमियान, हर दो कॉइल के दरमियान क्या है जी, ये 120 डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं। अब देख लेते हैं कि इसके टर्मिनल टोटल कितने हैं। देखें, कॉइल 3 है तो टर्मिनल 6 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 4 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, ये आपने बताना है जी, ये जो है 4 टर्मिनल डिवाइस, 3 फेज ऐसी सप्लाई, 4 टर्मिनल डिवाइस। आप देख भी पा रहे हैं कौन कौन से टर्मिनल है जी, ABCD। अब देख लेते हैं कि ग्राउंड के लिहाज से इन कॉइल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इन कॉइल्स का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है जी कॉइल ए का पोटेंशियल, ये है जी कॉइल बी का पोटेंशियल। ठीक है, और ये आगे मैं बढ़ा रहा हूं इसको कॉइल सी का पोटेंशियल। ठीक है जी, आगे बढ़ा दिया ताकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखा जा सके। और अब मैं बना लेता हूं इसके साथ ग्राउंड। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है, जो मैं अब बना रहा हूं, ये ग्राउंड है, ताकि ग्राउंड के साथ भी पोटेंशियल डिफरेंस देख सके ना। तो ग्राउंड है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ग्राउंड कर देते हैं। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। किसी भी कॉइल का इस ग्राउंड के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 230 वोल्ट होगा। फर्ज कर लें कोई भी कॉइल ले लें, कॉइल ए ले लें, बी ले लें या सी ले लें, इन तीनों का ग्राउंड के लिहाज से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 230 वोल्ट होगा। ये आपने याद रखना है। और कोई सी भी दो कॉइल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे वो कोई सी भी हो, 400 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये मैंने एक के साथ बनाया है, चाहे आप कॉइल ए के साथ ले लें, चाहे बी के साथ ले लें, चाहे सी के साथ ले लें, तीनों का ग्राउंड के लिहाज से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 230 वोल्ट होगा। और इन तीनों का, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ, इनका आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 400 वोल्ट होगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब हमने पढ़ना है जी प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, जिसकी डायग्राम आपके सामने शो की गई है। तो देखते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है उसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये वर्क करता है मेटल डिटेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। ठीक है जी, मेटल डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स को हमने पढ़ना है। इसमें आपके सामने दो कॉइल मौजूद हैं। ठीक है जी, एक की इंडक्टेंस जो है वो LB है, एक की इंडक्टेंस LA है। और ये जो पूरा सर्किट है इसको ऑसिलेटर कहते हैं, LC ऑसिलेटर। और ये जो पूरा सर्किट है इसको LC ऑसिलेटर A कह रहे हैं। एक B ऑसिलेटर है और एक C ऑसिलेटर है। अब चूंकि इसने मेटल को डिटेक्ट करना है, पहले क्या होगा, स्टार्ट में इन द बिगिनिंग, यानी स्टार्ट में कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। FA और FB जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। फिर जब इसके करीब एक मेटल लाया जाएगा, ठीक है, फर्ज कर लें इसके करीब क्या लाए, हम एक मेटल लाए। जब मेटल लाएंगे तो LB क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इंडक्टेंस जो है किसकी जी,
कॉइल बी की इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जब मेटल उसके करीब लाया जाएगा। ठीक है, जब मेटल उसके करीब लाया जाएगा। अब जब इसकी ये डिक्रीज हो गई इंडक्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या होता है जी? एक्सएल इज इक्वल टू टू पाई एफ इंटू एल, और यहां से फ्रीक्वेंसी जो है उसका इंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन हो गया जी? इनवर्स रिलेशन। अब क्या होगा, इंडक्टेंस एल बी डिक्रीज करेगी तो एफ बी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। अब बात यह है कि जब एफ बी, यहां पे कह रहे हैं ओ बी, वो ज़्यादा हो गई और एफ ओ ए तो उतनी की उतनी ही है, तो क्या होगा? अब ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज की वॉइस जो है वो कहाँ पे आएगी? यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के पास। अब यहाँ पे जब आएगी और इंटरफेयर करेंगी ये दोनों वॉइसेस, तो जाहिर है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। स्लाइटली डिफरेंट है तो ये बीट्स प्रोड्यूस करेंगी और हमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ जब स्पीकर के पास आएगी तो वो मैग्नीफाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कैसे जी? बीट्स निकाली हैं। बीट्स किस तरीके से निकाली हैं जी? दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेके, क्योंकि अब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, क्योंकि एक के करीब मेटल ला के हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करा दिया है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है चोक। तो देखते हैं जी ये चोक क्या चीज होती है। देखें, अगर एक आयरन लैमिनेटेड कोर हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, फर्ज कर लें ये है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर है ये, यानी इसके ऊपर जो है ना सॉफ्ट आयरन से हमने कोट किया हुआ है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। सॉफ्ट किस लिए है जी? ताकि जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया जाए, अगर कॉपर की थिक वायर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे के इसके गिर रैप कर दी जाए, लपेट दी जाए, तो इसको हम कहेंगे चोक। यानी इसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगी और ये क्लोजली जो है लपेटी हुई होगी वायर इसके गिर्द, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये चोक होती है। ठीक है, बेसिकली ये चोक जो है इसका क्या फ़ायदा है? चोक की जो इंडक्टेंस होती है, एल इंडक्टेंस, एल यानी इंडक्टेंस, ये बहुत ज़्यादा होती है। इंडक्टेंस वेरी हाई, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है आर, वो बहुत लो होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। रेजिस्टेंस वेरी लो, इसीलिए ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। कंज्यूम्स वेरी लो पावर। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है चोक। अब बात यह है कि रेजिस्टेंस में से जब करंट गुजारा जाता है तो रेजिस्टेंस करंट को तो लिमिट कर देती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको कर देती है ज़ाया, हीट में कन्वर्ट कर देती है। ये क्या करेगी? ये चोक जो है सिर्फ उतना ही करंट लेती है जितना रिक्वायर होता है, बाकी करंट को ज़ाया नहीं करती। ठीक है, तो करंट को लिमिट करना हो तो चोक ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये करंट को ज़ाया नहीं करती, हाँ यूज़ उतना ही करती है जितना इसे चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम एनर्जी को वेस्ट करती है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कौन सी वेव? विच डू नॉट रिक्वायर medium, which do not require medium for their propagation, for their propagation। तो इनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये कैसे पैदा होती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैंने क्या कहा था कि जब चार्ज मूव कर रहा होगा, मूविंग, जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करेगा। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड इसने, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था, और अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है। लेकिन अगर ये मूविंग किससे जी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है
वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता। अब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होंगी यहाँ पे आपने देखना है। देखें जी, कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सरफेस है, आपकी बुक में भी होगी ये। ठीक है, इस तरीके से एक सरफेस है, इसको नाम दिया हुआ है जी ए बी का। अब इस सरफेस का आपने क्या करना है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सरफेस से पास होने वाला वो आपने चेंज करना है। ठीक है, इस सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जब वो चेंज होगा तो क्या होगा, जरा देखें, अभी मैं बताता हूं आपको। तो इसके गिर्द एक और सरफेस है। ठीक है, अब अंदर वाली सरफेस का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से बाहर वाली जो सरफेस है, जो रेड वाली है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली सरफेस का चेंज हुआ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। अब चूंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते जाएंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ज़रा तवज्जो करनी है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है एक प्लेन है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक प्लेन है, इस प्लेन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। तो पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है जी, फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस एक्सिस पे है, ज़रा तवज्जो करनी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एक्सिस पे है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपने एक्सिस देख लिया, तो इन एक्सिस के अलोंग ही ये प्रोड्यूस होती जाएंगी। कैसे होंगी, ज़रा तवज्जो करनी है इस लाइन पे। मैं अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना यहाँ पे बना के बताऊँ। देखिए, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो कैसे पैदा हो रहा होगा, ज़रा देखें। कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा वो किस तरह हो रहा होगा, ज़रा तवज्जो करनी है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आप कहीं पे भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो लाइन है ना आपको परपेंडिकुलर नजर आएंगे। अगर इस पॉइंट पे देख लें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है जो आगे की तरफ है, जो सीधी चल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है जी, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो इसको जरा आप तवज्जो से समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके जी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो आपने देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इनका जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ। ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, कैसे कि देखें, फर्ज कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस पे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो अलोंग द जेड एक्सिस है। तो इन दोनों का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। चलें तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जनरेट कैसे होती हैं, उनको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, और इसी के साथ साथ उनको रिसीव कैसे किया जाता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात
किससे जी? ट्रांसमिटिंग से स्टार्ट करते हैं, जनरेशन तो हमने देख लिया। ट्रांसमिशन कि ट्रांसमिट कैसे होती हैं ये। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप एक एसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे किसके साथ जी? एक एसी सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया एक कॉइल के साथ, ये कॉइल के साथ, ठीक है। और कॉइल, ये जो कॉइल है इसके साथ ही आपने क्या किया, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना कनेक्ट किया और उसके साथ ये एक कॉइल कनेक्ट कर दी। अब इस कॉइल का दूसरी वाली कॉइल के साथ जो है इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, मैग्नेटिकली कनेक्शन है। अब क्या होगा, आप ये जो कॉइल है फर्स्ट कॉइल, इसका करंट चेंज करेंगे किसके जरिए? एसी सोर्स के जरिए, ठीक है। करंट चेंज करेंगे, करंट चेंज किसका जी? कॉइल वन का। कॉइल वन का करंट चेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप करंट की मिकदार चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट करंट यहाँ पे दे रहे होते तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट पैदा होता, और उसका कोई फायदा नहीं है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा होता है जी? जरा समझ लें। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी वजह से पैदा होता है? ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली। अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पैदा होता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता, रेडिएट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रेडिएट, इट कैन नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप करंट को चेंज कर रहे हो। जब करंट चेंज कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो कॉइल वन का चेंज हो रहा होगा, और उसकी वजह से कॉइल टू का भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जी? चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स उन दोनों का चेंज होगा तो इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते जाएंगे, और ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए इस तरीके से वेव्स बनती जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ट्रांसमिट हो जाएंगी। फिर आगे इसको रिसीव करना है, रिसेप्शन कैसे होगी वो देख लेते हैं। रिसेप्शन के लिए क्या होगा जी? आगे एक रिसीविंग एंटीना लगा हुआ होगा। तो पहले देख लें रिसीविंग एंटीना किसके साथ लगा होगा। एक वेरिएबल कैपेसिटर होगा, ठीक है, और वेरिएबल कैपेसिटर के साथ ये एक कॉइल होगी, ठीक है। इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसकी इंडक्टेंस एल है, और इसके साथ जो है वो रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है, और यहाँ से जो है वो वेव्स आ रही हैं। ये जो वेव्स आ रही हैं जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकली हैं, इनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, इनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एलसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी से। एफ टी लिख रहा हूँ, ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए एफ टी लिख रहा हूँ। तो वो आप कैसे करेंगे? ये है वेरिएबल कैपेसिटर। आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने पढ़ा है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है। आप कैपेसिटेंस को चेंज करें और इस दूसरे ये जो रिसीविंग एंटीना है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऊपर नीचे करने से एक वक्त ऐसा आएगा कि रिसीविंग एंटीना की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, और सुपरपोजिशन की वजह से लाउड साउंड सुनाई देगा, यानी आपका जो चैनल है वो ट्यून हो जाएगा। तो इस तरीके से रिसेप्शन होती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की। तो चलें।
तो चलें देखें किस तरीके से चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा पेज का जो है अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, चलें कोई बात नहीं, देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है एम्पलीट्यूड या आप कह दें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंजेस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है। तो चलो देखते हैं एम्पलीट्यूड कैसे सेम रहता है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड सेम रखना, ये सामने आपके बनी हुई है जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ पे देखें ये कैरियर वेव है और नीचे जो है वो ऑडियो सिग्नल है। ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर बिठाना है और इसको भेजना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें हम बता चुके हैं कि एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड देखें नहीं बदल रहा है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है। हाँ, जहाँ पे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। जहाँ पे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, वहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी देखें कम होगी, दूर दूर होगी। फिर दोबारा से जब फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ऑडियो सिग्नल का, उसी के साथ साथ ये जो आपकी मॉड्यूलेटेड वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज है वो है 88 मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज से कहाँ तक जी, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। तो ये चीज़ें आपने याद रखी हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।